वेलकम टू गाइडली। स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। आखिर आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन करने क्यों जा रहे हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में A to Z क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, हम सभी की विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। देन दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दे दूं। सबसे पहले एक्सप्रेस मैराथन कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। 6 सितंबर को एक्सप्रेस मैराथन क्लास है आपकी 10 घंटे की। यहाँ पर 5 फैकल्टीज़ आपकी क्लास लेंगे। 9 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी और शाम को 7 बजे तक चलेगी। मैं भी आपकी क्लास यहाँ लूँगा 3 to 5 GA की। देन दोस्तों, एक्सप्रेस मैराथन क्लास आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ये आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा। और 1 सितंबर को ये 3-3 घंटे की क्लासेस हैं 9 से 12। तो 1 सितंबर को अमित सर लेंगे, 2 सितंबर को सचिन सर लेंगे, 3 सितंबर को नरेंद्र सर लेंगे, 4 सितंबर को योगेश सर लेंगे और 5 को अभिजीत सर लेंगे। और ये आपकी जितनी भी क्लासेस हैं एक्सप्रेस मैराथन, ये IBPS, RRB, SO, PO, क्लर्क, प्री प्लस मेंस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में गाइडली आपको बहुत बार बता चुका है और बहुत से लोग अब तक इसका बेनिफिट ले चुके हैं। दोस्तों, आपको कोई भी करियर में प्रॉब्लम आती है, आपकी करियर काउंसलिंग सेशन एक तरीके से समझ लीजिए, आपको कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कुछ भी आपको डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, इस पे कॉल आप मिलाते हैं तो नंबर बिजी होता है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होता है, आप उसको फिल कर देंगे तो हमारे जो मेंटोर्स हैं वो आपको डायरेक्टली कॉल करके डिस्कशन कर लेंगे। देन दोस्तों, क्यों है चर्चा में इलेक्टोरल बॉन्ड्स? ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार के असेंबली इलेक्शन, बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। और जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो इनकी सेल भी अक्टूबर-नवंबर में होनी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। दैट्स वाई ये फिर से चर्चा का विषय बन गया। और दोस्तों, बिहार विधानसभा से रिलेटेड नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं हुआ है कि कब से क्या चुनाव हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएगा। तो अभी नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा, कुछ गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में डिस्क्लोज की हैं। बिकॉज ऑफ कोविड-19 कई चीज़ें बदलेंगी इस चुनावों में। देन दोस्तों, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? सबसे पहले तो एक कंट्रोवर्सी आप कर लीजिए, जितने भी यहाँ पर बैंक SSC के स्टूडेंट्स हैं, आप बॉन्ड पढ़ते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ते हैं? एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। लाइक एज आपने मसाला बॉन्ड सुना होगा, आपने इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड सुना होगा। तो याद रखिएगा, ये ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड एक प्रकार से वैसे तो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। तो ये कोई ऐसे बॉन्ड नहीं है जहां पर प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, ये जो आपके मसाला बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड हैं, इनसे कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होते हैं। इनको लाया गया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशंस लेती थी, इनके डोनेशन में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जो पारदर्शिता नहीं थी, उस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2017-18 के बजट में। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2017-18 का बजट जब इंट्रोड्यूस किया गया था माननीय अरुण जेटली जी के द्वारा, जो उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे, तो उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया और इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताया गया था। क्योंकि क्या होता था दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डोनेशन लेती थी, लेकिन वो डोनेशन डिस्क्लोज नहीं करती थी, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन थी। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कितने रुपए को लेकर के रिस्ट्रिक्शन थी। उससे ऊपर अगर डोनेशन लेते हैं तो डिस्क्लोज करना था, उससे नीचे डोनेशन लेते हैं तो डिस्क्लोज नहीं करना होता था। तो ज़्यादातर अमाउंट जो मिनिमम गैप था उसी से आता था। जानते हैं कुछ? तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स टाइप ऑफ बियरर बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? आप बियरर चेक से कंपैरिजन कर सकते हैं। किससे? बियरर चेक। लाइक एज जैसे बियरर चेक होता है ना, जिसको मिल जाए वो जाए बैंक में पेमेंट ले सकता है। बियरर चेक क्या होता है? अ चेक विच इज पेबल टू एनी पर्सन हु प्रेजेंट्स इट फॉर द पेमेंट एट द बैंक विंडो। जो भी बैंक विंडो पर, बैंक की खिड़की पे जाके उस चेक को प्रस्तुत करेगा, बैंक उसका पेमेंट कर देगा। ये भी जस्ट लाइक बियरर हैं, क्योंकि इस पर भी किसी का नाम मेंशन नहीं होता है।
तो ये बात आपको क्लियर हो गई कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 2017-18 के बजट में, और लाइक एज इन्वेस्टमेंट बॉन्ड नहीं है, जस्ट नेम है। देन फाइनेंस बिल 2017 ला करके, और अगेन बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए। कहाँ कहाँ अमेंडमेंट किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया इसको लाने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें चेंज किया गया। इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 1961 में चेंजेस किए गए, और कंपनी अधिनियम 2013 जो कि पहले 1956 था, अमेंडमेंट हुआ था, 2013 हो गया था, तो इसमें चेंजेस करने पड़े। और ये जो गाइडलाइंस है ये जनवरी 2018 से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। आई होप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप कुछ चीज़ें जान गए हैं, उसका बेसिक। देन अब क्यों लाया गया इसको समझिएगा। मैंने आपको बताया किस लिए लाया गया, पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसपेरेंसीज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो डोनेशंस लेती थी उनमें ट्रांसपेरेंस नहीं था। अब अगेन समझिएगा, वही है, यही वो अमाउंट है। 20,000 के ऊपर अगर डोनेशन लेते थे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को रिवील करना जरूरी होता था। लेकिन 20,000 से कम अमाउंट का जो डोनेशन आता था वो रिवील करना, उसका सोर्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास 20,000 से कम के ही नंबर ऑफ फंड्स आते थे, जिससे क्या होता था, इलेक्शन में ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा खर्च रहता था, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। आप ये समझ लीजिए वोट खरीदे जा सकते हैं कैसे, कैश से। तो ये कैश का ज़्यादा यूज़ ना हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके पॉलिटिकल पार्टीज में, इसलिए इसको लाया गया। किसकी रिकमेंडेशन पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन पर, हैज़ रिड्यूस द लिमिट ऑफ एन एनोनिमस डोनेशन ₹2,000 ओनली इन बजट 2017। अब अगेन चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन पर ऐसा किया गया था कि 2017 के बजट में ये कंफर्मेशन दिया गया कि 2000 से कम का डोनेशन जो है इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया। 2000 से कम का सोर्स ऑफ फंड बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2000 से ऊपर सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ेगा। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं तब से एक कंफर्मेशन दे दिया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2000 से ऊपर का कोई भी डोनेशन अगर लेती है तो उसको डिजिटल फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। किस फॉर्म में लेना पड़ेगा? डिजिटल फॉर्म में। 2000 से कम किस में लाना पड़ेगा? कैश में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2000 से ऊपर डिजिटल फॉर्म में। तो अगेन इसी के लिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगेन कुछ फीचर्स हम जान लेते हैं, फिर जानते हैं आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे परचेज कर सकते हैं, कौन परचेज कर सकता है। तो याद रखिएगा ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये जितने का आप मांगोगे उतने का अवेलेबल नहीं होगा। पता चला मुझे 4 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 लाख रुपए चंदा देना चाहता हूं, तो 4 लाख रुपए का मुझे कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड किन किन डिनोमिनेशंस में अवेलेबल हैं? 1 लाख, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। मतलब अगर मैं 4 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूं किसी पार्टी को, तो मैं 1-1 लाख के 4 इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करूंगा। मतलब सिंगल 4 लाख रुपीज एक इलेक्टोरल बॉन्ड के बिहाफ पर नहीं दे सकता। तो डिनोमिनेशन में ही अवेलेबल होते हैं, जैसे नोट्स के डिनोमिनेशन होते हैं ना दोस्तों, सेम एज। अब मैं आपसे अगर 60 रुपीज़ मांगूंगा तो 60 रुपीज़ का तो कोई नोट होता नहीं है, तो आप मुझे 60 रुपीज़ तो दे नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे भाई? आप 50 + 10 कर सकते हैं, क्योंकि 50 का भी डिनोमिनेशन है, 10 का भी है। आप ये कर सकते हैं 10 × 5 कर सकते हैं, और 5 × 5 कर सकते हैं, तो भी हमारे पास क्या है 5 × 2 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 रुपीज़। तो जिन डिनोमिनेशन का मतलब यही होता है, एक कंफर्म अमाउंट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, जो अवेलेबल होगा उसी में आपको देना पड़ेगा। देन हु कैन परचेज? अब इलेक्टोरल बॉन्ड कौन परचेज कर सकता है? ऑब्वियसली कौन परचेज करेगा? डोनर। जिस व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है, दान देना है, वो व्यक्ति परचेज करेगा। वो व्यक्ति या कंपनी कोई भी हो सकती है, समझिएगा। द बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाई एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश इन इंडिया। ये कंपनी के बिहाफ पर, अगर कोई कंपनी है तो वो इनकॉर्पोरेट या एस्टैब्लिश, निगमित या स्थापित कहां पर हुई है? भारत में हुई है। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो बॉन्ड हैं, ऐसा नहीं कि मेरा जब मन हुआ मैं बैंक चला गया और मुझे ये बॉन्ड्स परचेज करने का मौका मिल गया, नहीं। ये बॉन्ड्स क्या है, हर क्वार्टरली, यहाँ पर भाई एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं।
तो अगेन हर क्वार्टर का जो स्टार्टिंग मंथ होगा, स्टार्टिंग मंथ के जो 10 डेज हैं उन्हीं में हम इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, तो इस डेट को चेंज किया जा सकता है। बट नॉर्मली ये जो अवेलेबल होंगे हर क्वार्टर के स्टार्टिंग मंथ के फर्स्ट 10 डेज में। तो भाई देख लीजिए, यहाँ जनवरी है, अप्रैल सेकेंड क्वार्टर का स्टार्टिंग मंथ हो गया, जुलाई थर्ड क्वार्टर का हो गया और अक्टूबर फोर्थ क्वार्टर का हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर। देन अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स ईदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो अपने अकेले के नाम पर भी खरीद सकता है इस बॉन्ड को, और ज्वाइंट के नाम पर भी, मतलब किसी और व्यक्ति के साथ जुड़कर भी इस बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। डोनर्स नेम इज नॉट मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड। इस बॉन्ड पर डोनर का जो नाम है वो मेंशन नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब डोनर का नाम नहीं होगा। बैंक के पास तो केवाईसी होगी, समझिएगा क्या करना पड़ेगा अभी मैं बता देता हूं आपको, पूरी प्रोसेस समझ लीजिए आप। देखिए ये है पूरी प्रोसेस, हाउ इट वर्क, समझिएगा। क्या है यहां पर, एक व्यक्ति, ये डोनर है, ये डोनर क्या करना चाहता है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना चाहता है। वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, अभी उसका भी मैं आपको क्या है कंफर्मेशन बताऊंगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। ये नहीं कि सभी को दे सकते हो, लेकिन मान लीजिए वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसी में भी डोनेशन देना चाहता है तो ये क्या करेगा, ये बैंक जाएगा। वो भी बैंक यहाँ पर एसबीआई और इसकी जो अथराइज्ड ब्रांचेज हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है। सब बैंक इस इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं बेच सकते। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेज हैं, वहीं पर ये आपको मिलेगा। तो डोनर गया, अब डोनर क्या है, ये किसी इस पार्टी को देना चाहता है, तो बीच में क्या है, बैंक जाएगा बनवाने के लिए। बैंक मैंने आपको बता दिया कौन सा, एसबीआई। अब बैंक को ये क्या करेगा, फुल केवाईसी अपनी जमा करेगा, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाएगा इसके लिए इसको या तो चेक से पेमेंट करना पड़ेगा या इस बैंक में जो इसका अकाउंट है उससे पेमेंट करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, मतलब डिजिटल पेमेंट देगा बैंक को। बैंक के जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब बना के देगा, बस याद रखिएगा इस बॉन्ड में उसका नाम नहीं होगा, और ये बॉन्ड ही वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को देगा वो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, फिर से बैंक जाएगी और 15 दिनों में उसको रिडीम करा सकेगी। किसमें ये रिडीम कराएगी, पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में। लेकिन ये अकाउंट ओपन करने का कंफर्मेशन किसने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन हर पार्टी का एक अकाउंट इशू करेगा, उसी अकाउंट में डोनेशन ले सकते हैं, किसी और अकाउंट में डोनेशन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। देन और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं हम जान लेते हैं इसके। तो याद रखिएगा यहाँ पर हु कैन रिसीव द डोनेशन, तो ऑब्वियसली डोनेशन कौन रिसीव कर सकता है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इसमें एक जो चेंज है वो क्या है, एवरी पार्टी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। मतलब वही पॉलिटिकल पार्टी, वही राजनीतिक पार्टियां डोनेशन रिसीव कर सकती हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, और जिन्होंने एटलीस्ट 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द मोस्ट रिसेंट लोकसभा और स्टेट इलेक्शन। जो भी बहुत पहले, मतलब बिल्कुल हाल ही में यदि लोकसभा के चुनाव हुए या किसी राज्य के चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में 1% वोट उसने हासिल किया है, तो यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं जो इन शर्तों को पूरा करेगी, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करेगी, वही जो है यहाँ पर डोनेशन ले सकती है। और उसके लिए एक वेरीफाइड अकाउंट होगा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंफर्मेशन देगा। वही पॉलिटिकल पार्टी को जब डोनर, ठीक है, जो डोनर है, जो डोनेशन दे रहा है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा, और इलेक्टोरल बॉन्ड ये क्या करेंगी, उसी अकाउंट में जमा कराएंगी, और कितने दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर ये रिडीम करा सकती हैं। देन कुछ और फीचर्स जान लेते हैं इसके। इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड ओनली वाया द अकाउंट। याद रखिएगा ये अकाउंट के द्वारा ही होंगे। मान लीजिए किसी का अकाउंट एसबीआई बैंक में नहीं है, बना के तो एसबीआई दे रहा है, तो जिस बैंक में है उस बैंक का चेक लगा दे। जैसे आप समझ लीजिए डीडी बनवाते हैं ना, मान लीजिए डीडी आप उस बैंक से बनवा रहे हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, तो डीडी के लिए भी आपको क्या है, डीडी में तो कैश भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं, यहाँ पर सिर्फ अकाउंट ही चलेगा। देन बॉन्ड्स कैन बी परचेज्ड इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई एन एडिशनल पीरियड ऑफ 30 days फॉर सेल ऑफ दीज बॉन्ड्स।
क्या कर सकती है, जनरल इलेक्शंस जब होंगे तो उस समय यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो इन बॉन्ड्स को बेचने की जो डेज हैं वो 30 डेज तक इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है. There have been some occasions when the government has deviated from the specified periodicity for issuance of these bonds. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जब इस चीज को ब्रेक किया गया, मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में ही बेच सकते हो, लेकिन ये कब ब्रेक हुआ समझिएगा. सिक्स्थ ट्रांच जो इलेक्टोरल बॉन्ड की है ये 1 से 10 नवंबर 2018 को इशू करी गई थी. अब नवंबर में तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन दिया था देन. And electoral bonds were sold in the months of March, April and May during 2019 general election. जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मार्च, अप्रैल और मई में क्या किया गया था, इन बॉन्ड्स को इशू किया गया था. तो अप्रैल तो आता ही है, लेकिन मार्च और मई नहीं आता है शेड्यूल में, लेकिन शेड्यूल में आया और इशू किया गया क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था. देन एवरी डोनर हैज टू प्रोवाइड हिज केवाईसी डिटेल्स टू द बैंक. मैंने बता दिया कि बैंक के पास तो उसकी केवाईसी डिटेल होगी, ये तो कंफर्म है. द नेम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड परचेजर विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय द बैंक. तो अगेन बैंक के पास तो केवाईसी आ गई, लेकिन बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड पर उस डोनर का नाम नहीं मेंशन करेगा, ये बात याद रखिएगा. तो ये कॉन्फिडेंशियल मतलब डोनर की जो आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा. किसके द्वारा, बैंक के द्वारा. इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी वैलिड फॉर 15 डेज. मैंने आपको बताया ये 15 दिन तक वैलिड होंगे, मतलब जिस दिन ये परचेज होंगे उस दिन के 15 दिन के अंदर अंदर इनको रिडीम, इनका भुगतान लिया जा सकता है, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएंगे. देन नो इंटरेस्ट. अब मैंने आपको बताया ये कोई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं जो आपको बॉन्ड पर इंटरेस्ट या कूपन रेट मिलेगी. यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलेगा. देन पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑल्सो हैव टू इन्फॉर्म इलेक्शन कमीशन दैट हाउ मच मनी. ये स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐड किया और कहा जो भी आप इकट्ठा करोगे पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, उनको आपको बताना पड़ेगा. तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं यहाँ पर. It is very surprising that electoral bonds are issued to ensure transparency in the political funding, but the reality is totally different. Reality totally different है क्या? As per data of Election Commission of India, the ruling BJP raised 2410 करोड़ रुपए ये लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने इकट्ठा किए थे, जिसमें 60% पैसा जो था 1450 करोड़ ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इन्होंने इकट्ठा किया. ये बात बताई गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इनको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपने कितना पैसा इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू रेज किया है, इकट्ठा किया है. सेम एज कांग्रेस ने यहाँ पर क्या बताया, कांग्रेस ने 918 करोड़ रुपए की फंडिंग इकट्ठा करी थी कुल, जिसमें 41% 383 करोड़ रुपए उन्होंने इसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू इकट्ठा किए थे. ये आपको मैंने एक फिगर बता दिया 2019 लोकसभा इलेक्शन का. अब इतना पैसा जब आया है तो ऑब्वियसली आप सोचिए, अब दैट्स वाई इसकी कंट्रोवर्सी भी है. कहा जाता है कि ये भी एक चैनल ऑफ ब्लैक मनी बन गया. अब कैसे बन गया मैं आपको बताऊंगा अभी आगे. देन अब कंट्रोवर्शियल स्टेटस की बात कर लेते हैं दोस्तों. पहला कंट्रोवर्शियल स्टेटस है एनोनिमिटी, मतलब गुमनामी. पता ही नहीं है यहाँ पर कि किसने किसको कितना पैसा दिया है. मतलब डोनर, नीदर द डोनर हु कुड बी एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, मतलब या कोई कंपनी हो सकती है या कोई व्यक्ति, नॉर द पॉलिटिकल पार्टी इज ऑब्लिगेटेड टू रिवील होम द डोनेशन कम्स फ्रॉम. ना तो पॉलिटिकल पार्टी ना तो वो व्यक्ति, किसी की आइडेंटिटी कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर. हालांकि बैंक के पास आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर बैंक ने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, तो ना तो डोनर की आइडेंटिटी और ना तो पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी रिवील होती है, जिससे पता चल सके किसने किसको कितना डोनेशन दिया है, किस व्यक्ति ने डोनेशन दिया. और पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे बात करें तो किस व्यक्ति से उन्होंने कितना रिसीव किया है, इसका कंफर्मेशन नहीं मिलता है. अब in 2019 the Supreme Court held that all political parties who had received donations through electoral bond must submit detail to the election commission. यही मैंने आपको बताया 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग करी है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के पास डेटा पहुंचने लगा है पॉलिटिकल का, कितना फंड इससे रेज किया है. वही मैंने डिटेल अभी आपको 2019 लोकसभा इलेक्शन की बताई है.
दिस अंडरकट्स अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल द फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये क्या है, एक तरीके से जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, राजनीतिक जो सूचना है उसकी जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर क्या है, ये वायलेट करता है। देन दूसरा है डिफीटिंग ट्रांसपेरेंसी। कहा गया है कि इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया। किस लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को ही ये डिफीट कर रहा है। कैसे? डिफीट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फाइनेंस बिकॉज इट कंसील्स फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी द आइडेंटिटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड मनी बैग्स। यहाँ पर जनता, भाई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबसे ऊपर कौन है? जनता। जनता कभी नहीं पता लगा सकती किस व्यक्ति ने किसको कितना पैसा दिया है। तो जब पता ही नहीं चलेगा, मान लीजिए हमें भी पता हो कि इस कंपनी ने इस पार्टी को इतना पैसा दिया है, तो हम एक तरीके से देख सकते हैं आखिर इस कंपनी की क्या ग्रोथ थी, आगे ऐसा क्या किया गया इस कंपनी को आगे बढ़ाने में, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं था, पॉलिटिकल कोई राजनीतिक भूमिका तो नहीं थी। तो इस तरीके से जनता को नहीं पता चल पाता है, तो ये सबसे खराब चीज़ है। और बल्कि कहा गया कि जनता को बताने के लिए, जैसे एक समय अगर आपको पता हो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल फंडिंग पे सवाल उठे थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी सारी पॉलिटिकल फंडिंग बता दी थी कि किस किस व्यक्ति से उनको कितने कितने पैसे मिले हैं। देन एसिमेट्रिक ओपेसिटी, अगेन समझिएगा, अपारदर्शिता। देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, तो पारदर्शिता की डिफीट करने की बात आई। और अपारदर्शिता मतलब आर पार ना दिखना, इसको हम अपारदर्शिता कहते हैं। किसी चीज के आर पार दिख रहा हो तो ट्रांसपेरेंसी, ना दिख रहा हो तो अपारदर्शिता। अब क्या है अपारदर्शिता? अब अपारदर्शिता यहां पर समझिएगा, देखो ये कहा गया है जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो सब पता लगा सकती है कि किस व्यक्ति ने किसको कितना डोनेशन दिया है। समझिएगा, जिस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? बैंक के पास। बैंक मतलब एसबीआई के पास है। समझिएगा बहुत अच्छे से। अब एसबीआई ने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन किसको पहुंचा दी? आरबीआई के पास। भैया एसबीआई तो आरबीआई का एजेंट बैंक है ना, तो पहुंचाएगा इंफॉर्मेशन। आरबीआई से कहां पहुंच गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां जब चाहे तब पता लगा सकती है किस व्यक्ति ने किसको कितना पैसा दिया है, डोनेशन। तो ये एक रूलिंग पार्टी के तो बिहाफ पे काम हो गया। रूलिंग पार्टी को तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन और लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। वही अपारदर्शिता के बारे में बताया गया है। पढ़ लीजिएगा एक बार। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ पोजिशन टू नो हु द डोनर इज। गवर्नमेंट हमेशा इस पोजीशन में, इस स्थिति में रहेगी कि वो जान सके कि डोनर कौन है। बिकॉज द बॉन्ड्स आर परचेज्ड थ्रू द एसबीआई, क्योंकि बॉन्ड्स किसके द्वारा परचेज किए जा रहे हैं? एसबीआई के द्वारा। द एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रेटन्स टू कलर द प्रोसेस इन फेवर ऑफ विच एवर पॉलिटिकल पार्टी इज रूलिंग एट द टाइम। अब जो रूलिंग पार्टी है उसको जब पता लग जाएगा किस व्यक्ति ने किसको कितना पैसा दिया है, तो जो उनके जो अनफेवर वाले होंगे तो भी क्या है, पता लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों पर प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई तुमने हमें क्यों नहीं दिया, इनको क्यों दिया। समझ गए या नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन चैनल ऑफ ब्लैक मनी, अब ये समझिएगा क्या है। यहाँ पर एक सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। 2017-18 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए यहाँ पर, तो एक काम यहाँ पे किया गया। वो काम क्या किया गया? जो कॉरपोरेट डोनेशंस थी, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जितनी भी कंपनियां हैं वो लास्ट 3 इयर्स में जो उनको प्रॉफिट हुआ है, उस एवरेज प्रॉफिट का 7.5% ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी। ये रेस्ट्रिक्शन रखी गई थी कि लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट का 7.5% ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये जो कैप था इसको खत्म कर दिया गया। अब इस कैप को खत्म करने से क्या होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, इस कैप को खत्म कर दिया, अब क्या है, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं रह गया। तभी ये कहा गया कोई भी कंपनी जो ट्रबल्ड है, डाइंग है, शेल कंपनी है, मतलब कोई फेक कंपनी है, वो भी अनलिमिटेड अमाउंट डोनेट कर सकती है। और कोई डाइंग कंपनी, मान लीजिए कोई लॉस में जा रही है कंपनी, लेकिन उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, रूलिंग में आ गई, सत्ता में आ गई। तो जब पॉलिटिकल पार्टी को इसने फंडिंग दी है, तो वो इसको बेनिफिट पहुंचाएगी कि नहीं? तो ये जो कंपनी डाई हो रही थी, मर रही थी, वो प्रॉफिट में आ सकती है या नहीं? यही बात यहां पर बताई गई। तो एलिमिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट टू रिवील पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड
and also the elimination of the provision that a corporation must be 3 years in existence undercuts the invent of the scheme. समझिएगा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एवरेज 3 इयर्स के प्रॉफिट का 7.5% ही डोनेट कर सकते थे, और जिस पार्टी को वो डोनेट करते थे उस पार्टी का नाम उनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ता था। लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई, ये बात को याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या बन गया, एक तरीके से काले धन का चैनल बन गया इलेक्टोरल बॉन्ड, कि काला धन भी आ रहा है यहाँ पर, वो भी डिजिटली माध्यम से। तो समझ लीजिएगा, तो कुछ अच्छाइयाँ भी बताई गई हैं, कुछ बुराइयाँ भी बताई गई हैं इसकी। तो आई होप, मैं आपको समझता हूँ कि आपने यहाँ पर सारी बातें एक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान ली हैं। इतना ही है इस सेशन में दोस्तों। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है, IBPS PO का लाइव बैच, ठीक है, प्री प्लस मेंस, जहां पर आपको 130 प्लस लाइव क्लासेस मिलती हैं, 45 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, डेली जो क्लास कराई जाती है उनकी प्रैक्टिस PDFs मिलती हैं, 180 डेज की इसकी वैलिडिटी है, जिसका प्राइस है 999 रुपीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये स्टार्ट हो चुका है 25 अगस्त से। देन दोस्तों बढ़ते हैं आगे, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सेशन आपको पसंद आते हैं तो ये सारे काम आपको दोस्तों करने हैं। और कमेंट में एक चीज़ मुझे और आप बताइए कि आप और किस टॉपिक पे न्यूज़ अच्छे से जानना चाहते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।